हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट और गैसीय स्टेट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है? और इसका जो आउटकम था वो हमने यही देखा कि पार्टिकल जनरली रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, वे मोशन करते हैं, गति करते हैं और आपस में टकराते हैं। प्लस दीवार जो भी कंटेनर है, जो भी बर्तन है उसकी दीवार को टकराते हैं। टकराने पे ऑब्वियस बात है वो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं, बल प्रति क्षेत्रफल लगा रहे हैं, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो हमें ये भी समझ में आया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, कि प्रेशर कैसे गैस लगाती है। तो ये सब कंसेप्ट हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कुछ मैं देख रहा हूँ कमेंट वाक़ई विचित्र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई एक प्राणी ऐसा है जो हर एक वीडियो पे उसे बिना देखे उस पे डिसलाइक करता है। तो आई थिंक मुझे वह प्राणी मिल भी गया और मैं इस बात को कह के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बट हाँ, जब आप कुछ बढ़िया कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह के लोग जनरली पीछे आते ही हैं और उनका काम यही होता है कि वो आपको जो है डिसएग्री करें। सुन के मुझे भी बुरा लगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी सब्सक्राइबर को ब्लॉक करूँ, क्योंकि कमेंट इस तरीके से आ रहे हैं और फिर मैंने देखा कि कुछ और पढ़ने वाले बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पढ़ने वाले बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। तो मैंने क्या करा, वो जो पूरा ही प्रश्न था, उसके जो कमेंट थे, लास्ट ही वो जनरली वीडियो था और मुझे पता है आप लोग भी इसको ढूँढेंगे अगर इसको सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपका मेन काम है पढ़ाई करना। किसी भी इस तरह की बातों में कंट्रोवर्सी में आने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हाँ, देखो, उनके कमेंट जो भी प्राणी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि वही था या कोई किसी फेक नाम से उसको चला रहा था। तो उन भाई साहब का यही कमेंट था कि जो क्लासेस हैं, ये बहुत ही बेकार चल रही हैं, है ना? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बस अपना जो है पैकेज बेच रहे हैं। भाई पहली बात, ऐसा कोई पैकेज करोड़ों का तो नहीं था। मात्र ₹99 का मैंने इसके लिए फीस रखी थी, वो भी ऑब्वियस बात है टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बनाने में टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं। आपको ही अगर बोला जाए 100 क्वेश्चन टाइप कर लीजिए तो पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है? बाकी जितना भी ये वाला कोर्स है बीएससी लैब असिस्टेंट वाला, इसमें 11 पद हैं, ये पूरा ही यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको जीएस का पोर्शन भी दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी दे रहा हूँ, प्लस केमिस्ट्री की डेडिकेटेड वीडियोज़ भी आपको दे रहा हूँ, जो कि रेगुलर आपको मिल रही है, ठीक है? उसके बाद भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो हाँ, मुझे ये तो समझ में आ गया कि भई ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पे आए हैं जितने लोग मिलेंगे उसमें अच्छे लोग भी होंगे, आपकी तरह जो आप सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, आपका सपोर्ट मैं बेहतर और तब मानूँगा जब आप वीडियो को ना लाइक करेंगे। उससे क्या है, देखो, मैं ऐसे कोई लाइक का भूखा नहीं हूँ, बट ऑब्वियस है, हर किसी को ये लगता है कि यार अगर कोई कार्य किया जा रहा है ना, तो उसको पसंद किया जाए, अगर सच में वो अच्छा है। तो वही चीज़ है। और फिर दूसरा ये कि ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, डिसलाइक आते हैं, मैं कहता रहा हूँ डेली मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है कि एक डिसलाइक तो आना ही है। हालाँकि मुझे लगता है मैंने ब्लॉक कर दिया है तो कहीं न कहीं ये कुछ हद तक रुक जाएगा। बट हाँ, इस तरीके के लोग आते रहेंगे, ये मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है। उनको उनकी मानसिकता को मैं चेंज नहीं कर सकता। उनका उस भाई साहब का कहना ये था कि कोई और ट्यूटर है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, देखिए आप कोई छोटे बच्चे नहीं, आप सब ग्रेजुएट मास्टर्स हैं, है ना? क्लास 12 पास आउट हैं, तो आपको खुद ही दिखता है कौन कैसा पढ़ा रहा है। और मैं पर्सनली किसी को फ़ोर्स करके भी नहीं कह रहा कि भई चैनल पे आइए या फिर कोर्स परचेज़ कीजिए। जिसको बेस्ट लगता है नॉलेजेबल है, लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है आप उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है? और बाकी मैंने वो वाले कमेंट जो हैं पूरे डिलीट कर दिए हैं, उस पर्सन को भी ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे चैनल पे इसलिए आया डीलर की तरह। मुझे लगता है कोई उसको ₹500 देता होगा कि भई दूसरे चैनल पे जा और उससे जो है बच्चे मेरे चैनल पे लेके आ। तो उसने जितने भी कमेंट करे हैं अब तक नेगेटिव ही कमेंट किए हैं, जो कि अच्छा भी नहीं लगता। देखो, अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे होते तो मुझे लगता हाँ कि मुझ में ही कोई कमी है, ठीक है? और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई जो कमियाँ हैं इनको अच्छा करूँ, मतलब टीचिंग स्किल को अच्छा करूँ या फिर कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करूँ, या जो भी कमी आपको महसूस होती है प्लीज़ उसको बताएँ, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। देखिए, मेरा भी ऑनलाइन इस तरीके से फर्स्ट टाइम ही है। क्लासेस में पढ़ाना अलग होता है, ऑनलाइन पढ़ाना अलग होता है। यहाँ हमें हर चीज़ का मतलब एक होता है ना लहज़ा, वो रखना होता है। तो इसलिए ऑनलाइन और क्लासरूम कोर्स दोनों ही अलग होते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल ही अलग हैं। अगर लगता है मुझे कोई सुधार करना है, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। ख़ैर, मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहे तो इस बात को स्किप भी कर सकते थे, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट हाँ, मन की फीलिंग जो पढ़ाने से पहले लगी, वैसे ही थोड़ी-सी आज तबीयत वीक ही है। ज़्यादा लंबी क्लास आज मैं नहीं लेने वाला। बट हाँ, ऐसा और कमेंट मिलते हैं और फिर मैंने देखा पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें आके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या करा, उसको हटा ही दिया। मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैंने देखी है, यूट्यूब अगर आपकी
वीडियोज़ पे कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, मतलब इस तरह के कमेंट्स आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं, तो यूट्यूब उसे अपने आप ही फ़ैमिलियर कराता है यूट्यूब से, है ना? मतलब यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेजता है, ऐसा मैंने देखा क्योंकि मैंने देखा जैसे ही उसपे कमेंट्स आना शुरू हो गए, 10 कमेंट करीब बन गए थे, तो यूट्यूब ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दिया था, है ना? तो ये सब मैं नहीं चाहता, देखो पॉज़िटिव कमेंट आएँगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ, नेगेटिव कमेंट है कि सर आपको ये सुधार करना चाहिए, ठीक है? आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं उसको ऑब्वियस है एग्री करूँगा कि हाँ, भई ये बात सही कह रहा है, बट इस तरीके की बातें आ रही हैं कि भई आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ से जो है आपको अच्छा मिल जाएगा। तो भई देखो, वो तो सिंपल सी बात है, ऑडियंस आप हैं, है ना? जनता ही यहाँ की मालिक है, ऑब्वियस बात है, जो भी अभी तक हैं 600-700 इतने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं मानसिकता चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? मेरा काम मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं कभी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आऊँगा, ठीक है ना? जो शुरू से ही लगे बट देखो कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आना इसलिए मैंने वो कमेंट भी डिलीट कर दिए। तो पिछले अगर आप वीडियो में जाके जो है उसको ढूँढने लगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मैं कंट्रोवर्सीज़ नहीं चाहता, मेन बात है पढ़ाने आया हूँ, आप पढ़ने आए हैं, सीखिए, एग्ज़ाम निकालिए, वैकेंसीज़ वाक़ई कम है, ठीक? तो ऑब्वियस बात है वैकेंसीज़ कम है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ख़ैर आगे है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ ए गैस। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस या काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है ना? तो गतिज जो है इक्वेशन की जो समीकरण है, इसको मैं आपको ना पूरा प्रूफ नहीं कराने जा रहा क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्वियस है डेरिवेशन नहीं आएगा। बट जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जब काइनेटिक गैस इक्वेशन का प्रूफ करते हैं, तो ये आता है पीवी इक्वल टू 1/3 ऑफ mn u स्क्वायर, है ना? u बार का स्क्वायर। अब ये क्या-क्या चीज़ें हैं? तो आप सभी को पता है, P है प्रेशर ऑफ द गैस, कैसे गैस का प्रेशर डेवलप होता है, ये कल हमने सीखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। V क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है? 1/3 आप जानते हैं। M क्या है? M है मास, ठीक है? ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है ना, अणु है उस गैस का, उसका कितना द्रव्यमान है, वो है। N क्या है? आप सभी जानते हैं N होता है नंबर ऑफ मोल, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूँ, ठीक है? अमाउंट होता है जनरली, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक? इन वॉल्यूम, मान लेता हूँ कोई वॉल्यूम है, ठीक? जिस कंटेनर में आपने रखा है, उसका कोई वॉल्यूम है V, तो उसमें जितनी गैस है, उसको मैं N कह रहा हूँ, ठीक है? अब ये U क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये U जो है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी पढ़ाऊँगा, ये सब क्या है, ठीक है? इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये पढ़ाऊँगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ये कांसेप्ट अभी आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है? बट फिलहाल के लिए आपको ये डेरिवेशन जो है इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको बस इसका जो रिज़ल्ट है, आउटकम है, वो याद रखना है, ठीक? और टाइम होता, समय होता, तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भी ज़रूर कराता, बट हाँ, जो क्लास 12th के लिए या 11th के लिए जो वीडियोज़ बनेंगे, आई थिंक क्लास 11th में भी इसकी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन वाले जो वीडियोज़ बनेंगे, लेक्चर्स बनेंगे, आप देखिएगा उसमें मैं इसका जो डेरिवेशन वो आपको कराऊँगा, ठीक है? बट फिर भी कोई डेरिवेशन वगैरह देखना चाहता है, मुझे बता दीजिएगा, मैं जल्दी से कोई एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए मुझ पे कमेंट आया था कि सर इसका एक बार डेरिवेशन करा दो। और फिर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में भी उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं क्वेश्चन के साथ उसका पूरा डेरिवेशन लेके आया था, ठीक है? लगता है, हालाँकि मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन इसका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो आउटकम है, उस पे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर है। इससे मुझे नहीं लगता एज़ सच ख़ास कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन-सी काइनेटिक गैस इक्वेशन है। ऐसा कोई भी प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई प्रश्न बनता है। बट हाँ, फिर भी हमें गैस इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद जो हमें आगे कांसेप्ट पढ़ना है, वो पढ़ना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के अणु हैं, उसकी औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इस बात को ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है? देखो, अगर आपके पास फॉर 1 मोल, या मैं 1 मोल से पहले n मोल ले लेता हूँ, ठीक है? मान लेता हूँ फॉर n मोल्स आपके पास कोई भी गैस है, ठीक है? कोई भी गैस है, तो उसकी जो एवरेज औसत पढ़ा चुका हूँ, औसत मैथमेटिक्स में आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, देखिएगा, बहुत आपको वो एवरेज जो है हेल्प करेगा, ठीक है? बहुत ईज़ी सा टॉपिक है, जितने टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, वो सारे टाइप मैंने आपको वहाँ कराए हैं, एवरेज ज़रूर देखिएगा, मैथमेटिक्स में करा चुका हूँ, औसत करा चुका हूँ, ठीक है? तो एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, क्या? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उस गैस के मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है उसका कितना औसत होगा, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, 3/2 ऑफ n RT, ठीक है? n मोल है, तो 3/2 ऑफ n RT ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और यदि 1 मोल है, तो आप सभी को पता है n बराबर 1 पुट कर दूँगा, ठीक है ना? n बराबर 1 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल के लिए ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज KE है, एवरेज मतलब औसत गतिज ऊर्जा है, ये कितनी हो जाएगी? आप सभी जानते हैं n की वैल्यू 1 रखूँगा, तो हो जाएगा 3/2 ऑफ
RT। क्लियर है? कितने के लिए है? टोटल 1 मोल के लिए। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक अणु के लिए। बेटा ये एक मोल है, मैं एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा हूँ। देखो ये एक मोल है, एक मोल, और आप सभी जानते हैं कंसेप्ट कि एक मोल जो होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने एटम होंगे या कितने आयन होंगे, तो आप सभी जानते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट। देखो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, दैट मीन्स इतने मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? T/2 ऑफ RT। क्लियर है? तो दैट मीन्स R, जिसको मैंने आपको कल पढ़ाया भी था, याद है आज? इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और याद है R की वैल्यू इसके अलावा क्या क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या फिर 82.1 मिलीलीटर मिलीलीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा क्या पढ़ा था? याद है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये सारी यूनिट हमने कल जो है पढ़ी थी, और बार में ही पढ़ी थी 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये सारी यूनिट्स मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है? अब आप वही कहेंगे कि सर आप जो है यूनिट्स जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, ये कैसे? तो भाई सिंपल है, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते हैं तो आपको ये कांसेप्ट या चीज़ें जो हैं वो याद होती रहती हैं। देखो भूलना इंसान का एक व्यवहार है, ठीक है? चीज़ें हम भूलते रहते हैं। मैं आपको खुद बोलूँ, जीएस पढ़ाने से पहले ऑब्वियस बात है काफ़ी चीज़ें मैं भूल चुका था, मुझे वापस से पढ़नी पड़ी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेग्रीगेट करने पड़े। ऐसे ही एवरेज एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं भूल गया था, तो ऑब्वियस बात है मुझे भी पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने शुरू में ही ये बात आपसे डील की थी कि लैब असिस्टेंट का जो ये पूरा सिलेबस है, जिसमें बीएससी के 11 पद हैं, है ना? उसके लिए पूरा सिलेबस मैंने आपको बोला था यूट्यूब पर मैं जो है फ्री अवेलेबल कराऊँगा, पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ फ्री अवेलेबल होगी। बट हाँ, टेस्ट सीरीज़ जिसको जॉइन करनी है, तो मैं उसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मात्र 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है? उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, उनका सॉल्यूशन भी कराऊँगा, प्लस लाइव क्लास लेके आपके जो डाउट्स होंगे, वो भी डाउट्स मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। प्लस उसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, फिर मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। प्लस जो बीएससी जो जनरल लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है? जिसमें 107 पद हैं और केमिस्ट्री के 18 पद हैं। उसके लिए मैंने बताया था जो बैच है वो 299 रुपीज़ में है, जिसमें ये बैच रिकॉर्डेड चल रहा है। रिकॉर्डेड का मतलब जितनी वीडियो सीरीज़ है वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, बट आप जानते हैं ये 299 ऑब्वियस है, मैंने इसलिए इसकी फीस रखी है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अलग है। इसमें केमिस्ट्री 200 मार्क्स की पूछी जा रही है और 100 मार्क्स का जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फंडा ही एग्जाम की तैयारी करने का फंडा ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भई देखो मुझे उसका कमेंट सुन के मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं अपने बारे में इतना जनरली बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर चुका हूँ। तो बेसिक सी मैं बात बता रहा हूँ। मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मान लीजिएगा, 12 से बता रहा हूँ। बाकी यहाँ 8 साल का ग्रेजुएशन, मास्टर्स, उसमें आईआईटी जेईई, आईआईटी जैम, नीट सबको मैंने सब लेवल पे पढ़ाया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आईआईटीज़ वगैरह में हैं, ठीक है? और कोशिश करूँगा जैसे ही थोड़ा-सा चैनल पॉपुलराइज़ होता है, तो जो स्टूडेंट्स आईआईटियंस हैं, उनको भी लेके आऊँ, उनसे भी आपको टॉपिक्स पढ़वाए जाएँगे। मतलब लगता है कि जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में जो है वैकेंसीज़ टीचिंग की भी आने वाली है, ठीक है ना? तो टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए भी जो है आईआईटियंस वगैरह लेके आऊँगा, बट वही है भाई थोड़ा-सा चैनल अच्छा-सा हो जाएगा, तो भाई उनको भी कहने में अच्छा लगेगा कि हाँ, भई आके ये टॉपिक पढ़ा दो। तो जो है मिल-जुल के बढ़िया से इस चैनल को जो है प्रोपेगेट करेंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी कोशिश करेंगे, फिज़िक्स के लिए भी देखो मैं जनरली एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र वाला बैच भी शुरू करने जा रहा था, बट फिज़िक्स के अभी मुझे इतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाए क्योंकि देखो चैनल अभी ग्रो ही कर रहा है, ठीक है ना? 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो कोई जनरली फ्री में अभी आके तो नहीं पढ़ाना चाह रहा। अच्छा टीचर, देखो पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा दे, बट एक अच्छा टीचर जो है, जो सच में आपको इस सोच से पढ़ाए कि हाँ, भई सिलेक्शन कराना है ना? तो वो वाला टीचर अभी नहीं मिला, तो इसलिए मैंने भई पर्टिकुलरली किसी को नहीं कहा कि आइए पढ़ाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्री के चक्कर में फ्री पढ़ाने के चक्कर में किसी टीचर के द्वारा जो है थोड़ा बेकार सिस्टम हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है? मैं चाहता हूँ बढ़िया टीचर आपको आके पढ़ाएँ और मैं ऑलरेडी 2 टाइम कंसेक्यूटिवली आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, ठीक है ना? बैक टू बैक 2 साल लगातार, ठीक है? बाकी और अपने बारे में बताता रहूँगा, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। खैर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है, अच्छा एक मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिया, एक लिख के उसमें एस लगा दिया, गलत कर दिया, है ना? तो एक मॉलिक्यूल आएगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो हमने देखा अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो है मोल्स वहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्लियर?
बट अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल 1 मोल है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 से। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, एक की निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे तो हम निकालते हैं कि एक की कितनी आएगी, तो भाई टोटल में से टोटल को डिवाइड कर दोगे, तो एक की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल कितनी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे 3/2 RT को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, Na से। भाई सिंपल है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल मॉलिक्यूल है। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑब्वियस बात है एक जो मॉलिक्यूल होगा, एक जो अणु होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सिंपल है, तो ये कितना बन जाएगा 3/2 ऑफ R बट्टे Na इंटू में कितना बन जाएगा, इंटू में T है तो मैं यहाँ इंटू में T लिख देता हूँ। अब आपको कुछ बातें और बता दूं, ये R बट्टे Na मतलब R जो आपका रियल गैस कांस्टेंट है, बट्टे में Na है, ठीक है। ये जो होता है R बट्टे Na, है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट रेशियो को हम कहते हैं Kb, और Kb जो है इन्हीं को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन, है ना, बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अब बोल्ट्जमैन स्थिरांक की क्या वैल्यू आएगी, तो उसको आप सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। तो केबी की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप क्या करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये केबी की वैल्यू गिवन होती है, बट मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 23 ये आप जानते हैं मॉलिक्यूल जाता है ना, मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो यहाँ देखो पर मोल से पर मोल कट गया, और फिर इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो लगभग आ जाता है 1.38, है ना। और ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, है ना, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको पता है ना मॉलिक्यूल पर मोल होगा, तो भाई मोल से मोल इनवर्स कट गया और बट्टे में क्या बचा, मॉलिक्यूल बचा। तो जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको जब भी एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे, आप केबी की टर्म में उसको निकालेंगे। दैट मींस ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये कितना बन जाएगा 3/2 ऑफ केबी। और याद है ये 3/2 ऑफ केबीटी कब से मैं करता जा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। व्हाई, क्योंकि 3/2 और केबी ये तो कांस्टेंट है। देखो केबी की वैल्यू कांस्टेंट है, 3/2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है किसके, तापमान के। और याद कीजिए ये कंसेप्ट मैं कब से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, है ना, शुरू से ही देखो सॉलिड स्टेट से ही कंसेप्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। पर मैंने आपको कहा था आगे आने वाली क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है। क्लियर हो गई बात। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 केबीटी है, जहाँ की केबी कितना है, आर बट्टे एन है। और अगर टोटल एक मोल के लिए निकालनी है तो कितना बनता है 3/2 RT बनता है। यदि एन मोल के लिए निकालनी है तो 3/2 NRT निकलता है काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपको अभी समझाया। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एक और रिलेशन कई बार जनरली यहाँ पे एग्जाम में एमसीक्यूज में हमसे पूछ सकता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है आप जानते हैं, अगर मैं उसको देखूं तो ये आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं। भाई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, एम है मास, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का, और वी क्या है, वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल की। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कल हमने पढ़ ही लिया कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अगर ये रैंडमली मूव करेंगे तो ऑब्वियस बात है इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इनका कुछ ना कुछ वेग होगा। ठीक है, ये हो गया 3/2 ऑफ KBT। ठीक है, मैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो V बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जरा सा, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आएगी, तो भाई ये m यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये बना कितना 3 KBT अपॉन में कितना बना, m बना, 3 KBT अपॉन में m पढ़ना। और इस फॉर्मूले को मैं अभी थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा कि 3 KBT बट्टे में m ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, और हम एक मोल के लिए इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, बस वहाँ 3RT बट्टे में m होगा, और इस वेलोसिटी को हम एक नाम देंगे, अभी बताऊंगा क्या उसको नाम देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितनी आई, वेलोसिटी आई 3/KBT अपॉन में m। क्लियर, ये वेलोसिटी किसके लिए आई, तो वेलोसिटी आई वन मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक अणु के लिए जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना आया 3 KBT बट्टे में m आया। और यदि मैं 3 कांस्टेंट है, केबी कांस्टेंट है, मास भी उस मॉलिक्यूल का कांस्टेंट स्थिर मान लूं, तो मैं कह सकता हूँ ना वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और याद कीजिए शुरू से हम यही टर्म पढ़ते हुए चल रहे हैं, यही टर्म पढ़ते हुए चल रहे हैं। क्या पढ़ते हुए चल रहे हैं कि सर
जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, गतिज ऊर्जा समानुपाती है तापमान के। हमने वहाँ ये भी पढ़ा कि भाई जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो हमने देखा था ना सॉलिड के पार्टिकल दूर-दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी जो वेग है उन पर्टिकुलर एटम का वो भी बढ़ जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमें ये कांसेप्ट समझ में आता है और आई थिंक ये कांसेप्ट आपको समझ में आ भी गया होगा। एग्ज़ाम में एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बोलता है कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल के बता दो, तो वो फ़ॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है ना? कितना है? √3 केवीटी बट्टे में m है। ठीक है? केबी जहाँ भी लग जाए तो हमें क्या आइडिया मिला, केबी जहाँ भी लग गया दैट मीन्स केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये किसकी बात करेगा? एक मॉलिक्यूल की बात करेगा। और आपको बता दूं बोल्ट्जमैन उस टाइम पे मतलब ये करीब 1890 से लेकर 1900 के बीच की बात है, जबकि बोल्ट्जमैन उस टाइम पे कहते कहते मर गए कि आप जो है चीजों को सब एटॉमिक लेवल पे पढ़ना शुरू कर दो, है ना? चीजों को सब एटॉमिक लेवल पे मतलब छोटे लेवल पे पढ़ना शुरू कर दो, एटम आयन मॉलिक्यूल में उनको पढ़ना शुरू कर दो या बेसिकली एटम्स में उनको पढ़ना शुरू कर दो। इसीलिए उन्होंने ये जो आपका क्वांटम साइंस है, उसकी शुरुआत मैं कह सकता हूँ कहीं न कहीं बोल्ट्जमैन के द्वारा भी हुई है। ऐसे ही आप अगर इक्वेशन जो हमने कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, याद है? तो उस जो थ्योरम वो जो 7-8 पॉइंट आपने जो पढ़े हैं, वो जो जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं कि भाई जो पार्टिकल हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, पार्टिकल रिजिड होते हैं, पार्टिकल मोशन करते रहते हैं, ज़िगज़ैग मोशन होता है, वो दीवार से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, दीवार से टकराने पे प्रेशर बनाते हैं। वो जितने भी पोस्टुलेट पढ़े थे, उसमें योगदान बोल्ट्जमैन साहब का भी है ना? बोल्ट्जमैन हो गया, मैक्सवेल हो गया, क्लॉज़ियस हो गया, बर्नौली हो गया, इन सब ने मिलकर ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस थी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थी, इन सब ने मिलके दी। ठीक? खैर मैं ज़्यादा इसके फिलॉसफिकल पार्ट में नहीं जा रहा, आगे आते हैं और कांसेप्ट को आगे समझते हैं, जो कि अगला कांसेप्ट है एवरेज टेम्परेचर वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं या फिर जिसको हम एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। याद है? ये पढ़ाया था कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन पहुँच जाता है, ठीक है? दैट मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होता होगा, ठीक है? कितना होता होगा? आई थिंक 459 माइनस का या 469 समथिंग इतना होता होगा, एक बार इसको कैलकुलेट कीजिएगा। क्या अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में हैं, खैर यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं होंगे, बट हाँ, डायरेक्ट जो इस क्लास में आए हैं, प्लीज़ एक बार प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे केल्विन टू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वो सब कन्वर्ज़न कराया है, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा। खैर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो क्या होता है, जो कि टेम्परेचर ऐसा जो 0 केल्विन होगा, कितना होगा? 0 केल्विन होगा, ठीक है? 0 केल्विन होने का मतलब ये है और वर्सेस हम काइनेटिक एनर्जी को इसके सापेक्ष में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है? काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 ऑफ nRT। ये कब होती है? अभी पढ़ा n मोल के लिए होती है। बेटा जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जाते ही आपको पता है जो हमारा टेम्परेचर है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सभी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना? n मोल मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सभी की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो यही बात हमें समझनी है कि जैसे-जैसे हम 0 केल्विन टेम्परेचर की ओर जाते हैं, मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और जैसे-जैसे टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मीन्स पार्टिकल मैं कह सकता हूँ और क्या मोशनलेस पार्टिकल कैसे हो जाएँगे? मोशनलेस हो जाएँगे, उनके अंदर कोई भी मोशन, कोई भी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका तापमान 0 हो गया, एब्सोल्यूट 0 पे पहुँच गए और उनकी जो वेलोसिटी है उनका जो वेग है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालाँकि ये बहुत ही सिंपल कांसेप्ट होते हैं, इनसे कोई एज़ सच खास क्वेश्चन पूछने को या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? मुझे लगा था मैं ये 3 क्लास में चैप्टर पूरा करा दूँगा बट हाँ, चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करने को है, तो ये 1 क्लास और बनेगी क्योंकि आज मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा क्लास ले पाऊँगा, थोड़ी आप आवाज़ भी लो फ़ील कर रहे होंगे, ठीक है? तो ख़ैर मैं क्लास को जो है इस कांसेप्ट को जो आगे कांसेप्ट बच जाएँगे उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। बट हाँ, ये टॉपिक तो मैं कंप्लीट करा ही देता हूँ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुका हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, मैं इस पे बात कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें केमिस्ट्री हमसे 75 मार्क्स की 75 मार्क्स की पूछी जा रही है। तो उस 75 मार्क्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 30 टॉपिक हैं,
तो एक सब्जेक्ट से या एक टॉपिक से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन गैसेस स्टेट से भी बनेंगे और मैं ये 99% कह सकता हूँ, 100% इसलिए नहीं क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा, ऑब्वियस बात है ना? पेपर तो एग्जामिनर सेट करेंगे, बट हाँ, 99% ये कह रहा हूँ, इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, मतलब ये टॉपिक जो अभी ये पढ़े ना लास्ट, मतलब मान के चलिए कल, आज और जो कल पढ़ाऊँगा, ये जो 3 क्लास है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तैयार कर लीजिएगा। मैं 99% कह रहा हूँ क्वेश्चन ह आएगा ही आएगा और जो लैब असिस्टेंट 18 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनमें तो क्वेश्चन पूछे आने के चांस डबल हो गए, मतलब 6 क्वेश्चन करीब कैसे स्टेट से आ सकते हैं। तो 100% मान के चलिए क्वेश्चन इन लास्ट 3 क्लास से पूछे, ठीक है ना? जो कल पढ़ाई थी आज और जो कल पढ़ाऊँ, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब ज़रा समझिए कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है क्या? समझते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, देखो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलकर क्या करा, इन्होंने ना क्या निकाला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ निकाला। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है समझाता हूँ। इसका ग्राफ बनाया स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से, जिसे हम मॉलिक्यूलर स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है ना? इन्होंने ग्राफ बनाया मॉलिक्यूलर स्पीड का, ठीक है? और उसके पीछे की कुछ जो है थ्योरी भी हमें दी, ठीक है? मॉलिक्यूलर स्पीड मैं इसे चलो मीटर पर सेकंड में लिख लेता हूँ, ठीक है ना? चलो, ये क्या है मैं लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसे मैं कहूँगा। और कुछ बातें जो आपको अब यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है क्या? तो पहले समझ लो डेल एन। डेल एन का मतलब क्या है? ये वो रिलेटिव मॉलिक्यूल हैं जिनकी मैं बात करूँगा। डेल एन क्या है? ये वो रिलेटिव मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी मैं बात करूँगा। इन्हें मैं रिलेटिव मॉलिक्यूल कहूँगा। रिलेटिव मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में मैं बात करूँगा। यहाँ एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? उस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनकी मैं बात करूँगा। चलिए, अब इसको उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक गैस का कंटेनर है, ठीक है? इसके अंदर मैंने गैस भर दी, ठीक? ये गैस भर दी है। अब आप ज़रा समझिए कि जब ये गैस मैंने इसके अंदर भरी है, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ा कि जो गैसेस हैं, इसके मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में भागेंगे। कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, ठीक है ना? अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। बहुत सरल सी बात है, क्यों? क्योंकि गैस इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इनका मोशन अधिक है, इनकी गति अधिक होगी। तो देखो ये अलग-अलग डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहे हैं। अब होगा क्या, एक टाइम पे ये पार्टिकल मान लो दीवार पे टकराया, दीवार पे टकराने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद उसको दूसरा पार्टिकल मिला, लेट अस से। तो जब ये दोनों आपस में टकराएँगे, तो एक सिंपल सी बात है कि भाई ये एक स्पीड से घूम रहा होगा, मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ भी है। मान लो ये घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर? अब जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, यहाँ टकराया, जैसे ही ये वापस आ रहा था, जैसे ही इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से टकराया होगा, तो ऑब्वियस बात है इसकी वेलोसिटी, ऑब्वियस बात है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज नहीं मिलता है। बट मैं कहूँ उसी वेलोसिटी से ये कितनी दूर तक मूव हो सकता है? तो हम कहेंगे ज़्यादा दूर तक मूव नहीं होगा, क्यों? कि कुछ दूरी पे आते ही ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने लग गया। ठीक है? कोलाइड करने लग गया। तो हम इससे क्या देखेंगे कि जितनी स्पीड ये अटेन कर पा रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड इस वाले पार्टिकल की होगी, क्योंकि ज़्यादा दूर तक मूव हो रहा है, ऐसे ही इस वाले की और ज़्यादा होगी। तो हम क्या देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग पाएँगे। व्हाई? क्योंकि इनका इफेक्टिव कोलिशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इफेक्टिव कोलिशन कम होगा, तो उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और इसी को आप ज़रा ग्राफ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई किसी भी गैस के अंदर, मतलब किसी भी कंटेनर में अगर गैस के मॉलिक्यूल रखे हैं, तो सभी की रिलेटिव स्पीड बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, तो देखो भाई ये मॉलिक्यूलर स्पीड है, बताओ ये मॉलिक्यूलर स्पीड मैक्सिमम कहाँ है? तो कहोगे सर आप इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम। क्लियर है बात? अब देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी तो हैं, भाई कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी तो हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है। देखो इधर की तरफ ये स्पीड कम है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत-बहुत ज़्यादा है। देखो इधर की तरफ मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पे देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड, जो मॉलिक्यूल का वेग है वो बढ़ रहा है। तो वही जिनका वेग बहुत ज़्यादा है, वो भी देखो बहुत कम पार्टिकल है। इतने ही तो पार्टिकल है जिनका वेग बहुत ज़्यादा है और इतने पार्टिकल है जिनका वेग बहुत कम है और इतने ही पार्टिकल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेग, है ना, आणविक जो वेग है, मॉलिक्यूलर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो ऐसे कौन से कितने मॉलिक्यूल हैं जिन सबकी मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा है, उसी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब ज़्यादातर मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल किस स्पीड से भाग रहे हैं। देखो ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, आपको ग्राफ में समझ में आना चाहिए। ये एरिया कम है, ये एरिया कम है, दैट मीन्स कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल कम है ना? ज़्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी कम है। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल कैसे हैं? भाई इस स्पीड के, इस रेंज के बीच में, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज के, क्लियर है?
उसमें भी मैक्सिमम की स्पीड देखो, मैक्सिमम एरिया कहाँ देखने को मिल रहा है, इस जगह पे देखने को मिल रहा है ना। तो इस मैक्सिमम एरिया में जितने भी पार्टिकल आएंगे उसको कहेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है। तो हम देखते हैं भाई पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने से जब टकराएंगे तो भाई कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड क्या होगी, एवरेज होगी, जिसको मोस्ट प्रोबेबल भी कहेंगे। हालांकि एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अलग होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अगर मैं बेसिक सी भाषा में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल है ना जो लगभग सेम स्पीड को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो सेम स्पीड को प्रोसेस करते हैं या जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पीड एक जैसी होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल कैसे स्पीड को गेन करेंगे, इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है। तो जनरली ऐसा ग्राफिकल आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है कि भाई ग्राफ बना के दे देगा, कहेगा बताओ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है ना, पॉइंट मार्क करके दे देगा, बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। तो अब जरा यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैं कहूँ ये एन, मान लो वो वाले मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ही मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो डेल एन बाई एन मतलब मान लो टोटल 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 में से 100 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी बहुत कम होगी, कुछ ऐसे होंगे बहुत ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करके रखेगा। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कंसेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इधर से इसको भी हटा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को यहाँ समझना है। तो आई थिंक इतना आपको यहाँ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे मैं ऐसे यू एम पी भी लिख देता हूँ, यू एम पी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे कुछ और बात समझिएगा, कुछ बेसिक सी बातें, क्योंकि मैंने क्लास नोट्स के लिए भी जनरली बोला है तो क्लास नोट्स के लिए मैं दो चार बातें यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं विद ए पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है, विद ए पर्टिकुलर, एक मिनट दीजिएगा, विद ए पर्टिकुलर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो बताया कि भाई किसी पर्टिकुलर स्पीड से कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे, डेल एन होंगे, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब डेल एन, कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और जहां पे वो मैक्सिमम एरिया आएगा उसी को हम कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आप किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है मोस्ट प्रोबेबल का निकालो। मैंने बताया ना, अगर आपको पता करना है कि भाई इतनी स्पीड वाले कितने मॉलिक्यूल हैं तो आप इस एरिया को देखिए बस, है कि नहीं। ऐसे ही बोलो इतनी स्पीड वाले, इतनी स्पीड का मतलब कुछ भी है, मान लो यहाँ 500 मीटर पर सेकंड है तो इतनी स्पीड वाले कितने मॉलिक्यूल है, तो आप इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को देख लें। क्लियर है। चलिए, तो रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी को जनरली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है जी। और इसी को हम जनरली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इसे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अब बाकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता ही चुका हूँ, डेल एन है। ठीक, बट्टे में, वैसे टोटल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेल एन बट्टे में एन भी इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को आ जाए निकाल लीजिएगा। जैसे ग्राफ है, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन आप मानेंगे इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मान लो टोटल अगर किसी गैस कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और बता दो, ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, यहाँ पे मान लो स्पीड लिख देगा 50 मीटर पर सेकंड, और ये बोल देगा कि बता दो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, ये होता है डेल एन बट्टे में एन। ठीक है, आई थिंक इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसमें कुछ बातें और मैं आपसे कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन इस पे ही बनता है तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन
कर्व क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इस कर्व पे। तो उसमें हमारे पास स्पीड होती है, आई थिंक मैंने आगे ये हेडिंग डाली भी हो, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और पहले ये समझ लो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसके क्या फीचर्स हैं, है ना, क्या इसकी विशेषताएं, ये भी देख लेना। तो मेन बातें आपको समझा ही चुका हूँ, मैं इनको लिखने की सोच रहा था बट ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसे म्यू एम पी लिख देता हूँ, है ना, यू एम पी लिख देता हूँ। चलिए, तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो स्पीड और हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। तो हमने देखा ना भाई, जो कर्व बनाया था, देखना जरा, जो कर्व बनाया है, ये कर्व कुछ ऐसा बनाया था, याद है, ये इनकी स्पीड थी, मॉलिकुलर स्पीड थी, जो हमने मीटर पर सेकंड में निकाली थी, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था डेन बट्टे एन था, याद है, अभी जस्ट कर्व बनाया। अब क्या कह रहा है, जिनकी स्पीड बहुत कम है और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल बहुत ही कम है। ये तो कह रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मींस डेल बट्टे एन ऑफ एन क्या है, वेरी कम है, वेरी लो है, किसका, हाई स्पीड और लो स्पीड वालों का, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग हायर और एंड हायर स्पीड गोज इंक्रीजिंग टिल द पीक एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, इस वाली इस पे दिखाई देंगे, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस द स्पीड, ठीक है, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल है वो जिस स्पीड को पोजेस करेंगे उसी को हम यूएमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह रहे हैं। यही बात इस थर्ड पॉइंट में लिखा है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी नोट्स आपको जो है अ, जो आपका ऐप है उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस जिस स्पीड को कैरी करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। चलिए, आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है स्पीड पे, तो इस कंसेप्ट को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्राफ देखना और समझने की कोशिश करना क्या इसमें आपसे कह रहा है। तो हमने जो ग्राफ बनाया था, डेल एन वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का बनाया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का बनाया है, ठीक है। तो हमने देखा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैं पेन एक मिनट दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को यहाँ पे और अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, इस पे ये कुछ ग्राफ बन रहा है, जिसपे ये वाली जो स्पीड होगी, ध्यान से सुनना, ये वाली जो स्पीड होगी जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड को गेन करेंगे, यही है म्यू एम पी, मतलब इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्लियर। बट मैं तापमान बढ़ा दूं तो मैं क्या देखूंगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से समझना, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है, ये इस वाले टेम्परेचर के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये T2 के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगी। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, समझिए जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो T2 है ना, टेम्परेचर 2 है, वो T1 से ज्यादा है, क्लियर है। इसका मतलब क्या बना कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा भाई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये कंसेप्ट हमने देखा था। अब जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमें पता है भाई वेलोसिटी मतलब वेग, ये भी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ा रहा हूं तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, भाई वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल भाई ज्यादा स्पीड में होंगे। तो देखो ये एरिया जो था, ये एरिया फैल चुका है, बढ़ चुका है, दैट मीन्स पीक कम हो गया। पीक कम होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं देखूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द लो स्पीड और हाई स्पीड, ये कम हो गए मतलब। और जो मॉलिक्यूलर स्पीड वाले हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले हैं, वो मॉलिक्यूल आपके इंक्रीज हो गए। इसलिए ग्राफ कैसा बन गया ऐसे, कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अटेन कर पाएंगे। तो मैं अगर सिंपल रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ी, क्लियर है। इसीलिए देखो एरिया बढ़ गया, इसीलिए मैं कहूंगा एरिया ऑफ द कर्व इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ द कर्व क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मींस ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अटेन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को गेन कर लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में सबसे पहले समझते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, मतलब कितने ज्यादा मॉलिक्यूल है ना, कितने डेलन वो मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर पाएंगे उस पर्टिकुलर तापमान पे, है ना। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो हमने देखा ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो अगर मान लो इस गैस के किसी बर्तन में 1000 मॉलिक्यूल है, क्लियर? मान लो टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 1 में केवल 100 ही मॉलिक्यूल जो हैं यूएमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को गेन कर पा रहे हैं। तो आप कहोगे भाई डेल एन बट्टे एन कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100 मॉलिक्यूल अटेन कर पाए 1000 में से, तो आप कहोगे 1/10 मॉलिक्यूल जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अटेन कर पाए हैं। ऐसे करके समझ लो मैथमेटिक्स वाली टर्म में भी, क्लियर? पर आपको पता है अगर तापमान बढ़ा दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल मान लो अब 200 है ना, टेम्परेचर लगभग डबल कर दिया तो मान के चलो लगभग 200 मॉलिक्यूल अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अटेन कर पाएँगे। तो डेल एन बट्टे एन कितना आ जाएगा? सर आप कहोगे 200 बट्टे में 1000 आ जाएगा। भाई टोटल 1000 थे, 200 अटेन कर पा रहे हैं, डेल एन कितने हैं? 200 तो कितना हो जाएगा? 1/5। अब आप कहोगे सर दुगने मतलब 1/5 मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अटेन कर पा रहे हैं। आई थिंक ये कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ध्यान में रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगा। क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो उस क्वेश्चन के लिए देखो इस क्वेश्चन के लिए स्क्रॉल अप हो जा भाई, क्यों मेरी तरह हैंग हो रहा है आज? हाँ, देखो जो क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले के लिए मैंने उसके लिए जो मेन बात है ना? जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है? प्रश्न यहाँ से बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक? चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना? जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल स्पीड को जो गेन कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है? अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमने बताया यूएमपी, है ना? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को उससे दिखाते हैं और उसके लिए फॉर्मूला देखो डेरिवेशन अभी फिलहाल मैं कहूँगा डेरिवेशन फिलहाल के लिए भूल जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? ये फॉर्मूले आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √2 RT बट्टे में m होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कि वो कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग द मास इतना और इस तापमान पे, ठीक है? तो मास और तापमान दे देगा और भई R की वैल्यू पता ही है, म्यू एमपी निकाल लीजिएगा, ठीक? चलिए, आगे है नेक्स्ट अगला है नेक्स्ट जो कि है एवरेज स्पीड औसत गति, ठीक है? या औसत वेग जिसको मैं कहना चाहूँ, ठीक है? तो एवरेज स्पीड का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो वही कहूँगा देखो मैथमेटिक्स में एवरेज आपने पढ़ा है, एवरेज कैसे निकलता है? भई जितने एवरेज औसत कैसे निकलता है? भाई सम याद है? फॉर्मूला एक पढ़ा था बट्टे में टोटल, एवरेज वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? दैट मीन्स औसत कैसे निकलता है? भाई टोटल सम कर दो कितने पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट हैं, जितने भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट है उनका सम कर दो। बट्टे में कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? उनको नीचे लिख दो, ठीक है? ऐसे निकालते हैं हम औसत या फिर एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं यूएवी इक्वल टू ये बराबर होता है भाई स्पीड, है ना? एवरेज का मतलब ही एवरेज स्पीड मतलब सम उन्हीं सभी स्पीड के मॉलिक्यूल की स्पीड का कर दूँगा, सम कर दूँगा। बट्टे में टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, वो लिख दूँगा। तो स्पीड कितनी है? मान लो पहले वाले पार्टिकल की स्पीड u1 है, दूसरे वाले की u2 है, ऐसे ही u3 है, ऐसे ही u4 है एंड सो ऑन स्पीड। बट्टे में टोटल कितने पार्टिकल हैं? वो बट्टे में लिख दो भाई। u1 पार्टिकल, u2 मान लो जैसे एक पार्टिकल 4 ही पार्टिकल है, एक की स्पीड 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। 4 पार्टिकल हो गए, स्पीड हो गई। बट्टे में क्या हो जाएँगे? कितने मॉलिक्यूल हो गए? टोटल 4। तो भाई 400, 300, 200 और 100 800 हो गया, बट्टे में 4 है। दैट मीन्स उनकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 200 मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर है? तो म्यू3 और u तो इसीलिए एवरेज कांसेप्ट एवरेज का जो कांसेप्ट है, वो मैं मैथमेटिक्स में भी पढ़ा चुका हूँ। एक बार प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे देख लीजिएगा एवरेज। वो एवरेज आपके इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आपका सपना है कि मैं यूकेपीएससी अपर दूँगा या फिर यूपी पीएससी आप देख सकते हैं या फिर यूपीएससी भी आप देख सकते हैं। उनके लिए जनरल मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स यही बनता है। ठीक है ना? तो प्लीज़ वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स, डाउट्स को वो क्लियर कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एवरेज जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है, इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि भाई N1 मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड U1 है, ऐसी N2 मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड U2 है, ऐसी N3 वाला मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड U3 है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। N4 वाला मॉलिक्यूल है, मान लो उसकी स्पीड U4 एंड सो ऑन आगे मॉलिक्यूल। बट्टे में क्या बताया भाई टोटल, टोटल कितने हैं? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 टोटल मॉलिक्यूल बट्टे में लिखते हैं, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। क्लियर है बात? तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान में रखना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ये बनेगा 3 पहले आ चुका है, 8 बनेगा। ठीक है ना? 8 RT बट्टे में पाई है, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है? बार-बार रिवाइज़ कीजिए फॉर्मूले को लिख के,
तो आपको फॉर्मूले जो है याद होने लगेंगे। बाकी डेरिवेशन वगैरह देखनी है तो मैं वही कहूँगा, डेरिवेशन वगैरह भाई सभी का करेंगे तो ऑब्वियस बात है क्लासेस भी ज़्यादा खींचेंगी और मुझे नहीं लगता उसका कोई कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है। हमने ये बैच शुरू ही इसलिए किया था, मैं बार-बार एक बात बोल रहा हूँ कि किसी टॉपिक को पढ़ने का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना है, क्लियर है? क्योंकि आप में से कितने बच्चे, मैं बोल चुका हूँ क्लास जब बैच जब शुरू हुआ था, तो भाई उसमें वीडियोज़ पे 800-900 व्यूज़ हैं, ठीक है? वॉच ओवर भी अच्छा है। दूसरी वीडियो पे भी, तीसरी पे भी, चौथी पे, पाँचवीं पे भी, जैसे ही 10वीं वीडियो आ गया, 10वीं वीडियो के बाद आप देखोगे वॉच ओवर कम हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है मेरा कांसेप्ट कैसा है पढ़ाने का। मेन कारण क्या है? लैक ऑफ, क्या कहते हैं उसे, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास, ठीक है ना? हो सकता है किसी के पास समय की प्रॉब्लम हो, कोई जॉब कर रहा हो, वो अलग कंडीशन है। बट जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, उन पे कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कब देखेंगे वीडियो? जब एग्ज़ाम आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे 10 दिन पहले वो वीडियोज़ देखेंगे। उससे 10 दिन पहले लेक्चर्स सीरीज़ देखेंगे और ये वाले भी नहीं देख पाएँगे, क्यों? क्योंकि ये कोर्स तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएँगे। इसको कंप्लीट करने के लिए तो भई टाइम जैसा मैनेज हमने कर रखा है, वैसे ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। वो क्या देखेंगे? भई वन शॉट मिल जाए कहीं से, है ना? और वो वन शॉट भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि वन शॉट किसी चैप्टर का अगर लेके चल रहे हैं, तो 4 से 5-6 घंटे का तो बनता ही है और इतने कम समय में वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी को पहले से लेके चलें। मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लो भई, रीज़निंग पढ़ाना शुरू कर दो, कंप्लीट कर लो। वो इसी एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और हमें ना किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके नहीं बैठना होता है। अपनी एक बेस तैयार कर लो, उसके ऊपर जो भी एग्ज़ाम आता है, उसको बस देते जाओ। यही एग्ज़ाम देने का तरीका होता है, सिंपल सा तरीका, ठीक है ना? खैर, आगे, नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक आज का रखूँगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है? जिसे हम वीआरएमएस से लिखते हैं या यूआरएमएस भी लिख देते हैं, ठीक है? या फिर से काफ़ी लोग वीआरएमएस भी लिख देते हैं। रूट मीन स्क्वायर इसको स्पीड कहते हैं, ठीक है? तो रूट मीन स्क्वायर क्या मतलब क्या है कि स्क्वायर कर दो सभी स्पीड का। भाई स्क्वायर मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर रखोगे, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रखोगे, क्लियर? जैसे आप एवरेज जब भी आपने किया था उसको समझिएगा। आपने जब एवरेज किया था, तो एवरेज कैसे किया था? म्यू1, यू2, यू2, यू3, यू4 इस तरीके से किया था। सेम यहाँ पे भी यही करना है, आपको स्क्वायर लेना है। यू1 का स्क्वायर, यू2 का स्क्वायर, यू3 का स्क्वायर और यू4 का स्क्वायर। ऐसे ही जो भी आप आगे ले रहे हैं, उन सभी का स्क्वायर कर दें। बट्टे में इसका टोटल कितना था? भाई टोटल बट्टे में n था। n का मतलब सिंपल U1, U2, U3, U4 भी आप कह सकते हैं, ठीक है? इसी को हम कहते हैं क्या? VRMS का स्क्वायर, क्लियर? अब स्क्वायर में निकाल रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे पता है इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो VRMS बराबर कितना आ जाएगा? तो आप सर कहोगे ये अंडर रूट को उधर भेज दो, मतलब स्क्वायर को उधर भेज दो, कितना बन जाएगा? U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस U4 का स्क्वायर, ठीक है? और बट्टे में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। आई थिंक ये कांसेप्ट आप सभी के क्लियर हुआ होगा, ठीक है? आई थिंक ये कांसेप्ट आप सभी के क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ें? चलो, अच्छा एक क्वेश्चन भी दिया है, सिंपल सा, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जब इसी टॉपिक पे है। बाकी यहाँ जो अगला टॉपिक है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस, ठीक है? ये मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक ही कंप्लीट कर दूँ। हालाँकि मैंने सोचा था कि 3 क्लास में कंप्लीट करा दूँगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको चीज़ें थोड़ा-सा डिस्क्राइब करा के पढ़ानी है, डिटेल में पढ़ानी है, तो भई समय तो देना ही पड़ेगा। मतलब समय देने का मतलब यही है कि पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक भी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है? इसको भी यहाँ पे देखते हुए चलो। इनमें आपस में भी रिलेशन है, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है या वेलोसिटी है, इनके आपस में भी रिलेशन है, ठीक है? मैं इसका डायरेक्ट आउटकम लिख रहा हूँ। तो ये आप बार-बार रिवाइज़ करेंगे, आपको भी याद हो जाएँगे। जो एवरेज स्पीड होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूएवी कह रहे हैं, है ना? एवरेज स्पीड कह रहे हैं यूएवी, ये बराबर होती है 0 पॉइंट, क्योंकि जो क्वेश्चन देखा उसे देख के मुझे याद आया कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये भी लिखवा देता हूँ। और मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब भी आपको क्लास देता हूँ तो टॉपिक जनरली टाइप कर देता हूँ। होता क्या है, ऐसे ही टॉपिक्स बहुत सारे छूट जाते हैं। मैंने देखा कुछ टॉपिक और रह गए हैं, बट वो टॉपिक अगर मुझे लगेगा नेसेसरी लगेगा तो मैं उनको एक स्पेसिफिक क्लास लेके करा दूंगा। अदरवाइज जो बच्चे क्लासरूम में हैं उनको जो है टेस्ट के माध्यम से ही, मतलब टेस्ट सीरीज में मैं क्वेश्चंस देके रखूंगा, तो टेस्ट के माध्यम से ही जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो यूएवी बराबर कितना होता है? 0.9213 टाइम्स होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है? तो इसको मैं कह सकता हूँ यूआरएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है? ये रिलेशन याद रखने मैं अब भी कह रहा हूँ, जो कल क्लास हो गई है, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, 99% मैं कहता हूँ, ठीक है? और बाकी जो लैब असिस्टेंट 18 पोस्ट वाला है, उसमें तो 100% ही कहूँगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन एवरेज बनेंगे, ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्लियर है? ऐसे ही एक और यहाँ पे ध्यान में रखना है फंडा,
कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जिसको हम VMP कहते हैं, ये बराबर होता है 0.816 टाइम ऑफ VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर दे दूं, कुछ और दो तीन बातें जल्दी से बता दूं। हाँ, चलिए। इसके अलावा एक कई बार डायरेक्ट रेशियो, ये क्वेश्चन तो मान के चलिए हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन बना है कि इनकी स्पीड का ना रेशियो भी पूछता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इनका रेशियो भी पूछता है, कई एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आता है 1 रेशियो 1 पॉइंट समथिंग 1 2 आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा भाई। हाँ, 1.12 आएगा समथिंग। ये रेशियो 1.22 समथिंग आएगा। 1 मिनट रुक जाएगा, क्या हो रहा है भाई, 224 है ना, लगभग 224 आता है। ठीक, तो ये यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का जो रेशियो है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, और बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्टली जो रेशियो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बनता है 1 रेशियो 1.12 रेशियो 1.224। तो इसको याद करने का तरीका है, 1 है, 12 है और 12 टू जा 24 है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है भाई, एक है, एक के बाद दो है और 12 है, 12 दूनी 24 है। ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, क्योंकि हर चीजें भैया रटी नहीं जा सकती, कुछ चीजें हमें जो है ट्रिक से भी याद करनी। ठीक है, तो ये 1 है, फिर इसके बाद 1.12 है, 1 है तो 2 कर दो, और 2 12 बना लो, 12 का डबल कर दो, मतलब 1 का डबल करा फिर 12 का डबल कर दो। ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया इनका रेशियो। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे यूएमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और वीआरएमएस, इसमें ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है, उससे कम कौन सी होती है, और सबसे कम कौन सी होती है। आंसर का कमेंट में लिखेगा, जिसका आंसर सही होगा उस पर एक प्यारा सा हार्ट मिलेगा। ठीक है, खैर। अब क्वेश्चन है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, क्या दिया है, यूएवी दिया है, कितना दिया है, 400 मीटर प्रति सेकंड दिया है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स आरएमएस वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है सेम टेम्परेचर पे, समान टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे उसकी क्या निकालनी है, VRMS निकालनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, आई थिंक ये किसी आईआईटी वाईटी या नीट जेई ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, मतलब जेई या नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने वहीं से किसी बुक से ही लिया है, और क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है यू एवरेज जो है कितना पड़ा था, 0.92 है ना, 92 समथिंग हमने पढ़ा था, और किसका, VRMS। ठीक है, अब यहां से मैं बोल रहा हूँ VRMS निकालना जरा, VRMS निकालना। तो आपका भी VRMS कितना हो जाएगा, यूएवी मतलब एवरेज स्पीड अपॉन में कितना, 0.92 हो जाएगा। इसे डिवाइड करना भाई, इतनी कैलकुलेशन तो मुझे भी याद नहीं, मैं से कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखता हूँ कि समथिंग कितना आ रहा है। 1 मिनट दीजिएगा, इसे मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ भाई। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पे ये आ रहा है 1.08 है ना, 1.08 समथिंग आ रहा है इनटू में यूएवी। ठीक है, अब यूएवी हमें दिया हुआ है, रख लो। तो 1.08, एवरेज स्पीड कितनी दी है, 400 मीटर पर सेकंड। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 4 जा 32 कितना आ रहा है, लगभग लगभग 4.8 4 जा 32, लगभग 4.32 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, दो जीरो से यहाँ दो जीरो चली जाएंगी, 432 बनेगा आई थिंक। देखना एक बार भाई, दो जीरो है, दो जीरो बन गए 108, 432। ठीक है ना, पॉइंट नहीं आएगा, 432 बन जाएगा ये तो एग्जैक्ट। ठीक है, 432 बन जाएगा, दीजिएगा 432 मीटर पर सेकंड। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा इसमें तिकड़म नहीं लगाना था। बाकी और कैसे कर सकता हूँ, एग्जाम में भूल गया भाई, एग्जाम में अगर भूल गए तो मैं आपसे यही कहूंगा, ज्यादा भूलने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है, वो जो फॉर्मुलाज हैं उनको आपस में क्या करिए, रिलेट कराइएगा। अच्छा, एक चीज और, क्या रह गई, हाँ जी रह गई, मैंने आपको यहाँ पे आरएमएस स्पीड में ये नहीं बताया कि इसका एक और फॉर्मूला होता है जो हमसे एग्जाम में इफेक्टिवली पूछा जाता है, और मुझे जस्ट अभी वो याद है इस क्वेश्चन को देखकर। वो कितना है, 3RT बट्टे में M है। ठीक है ना, 3RT बट्टे में M है। और याद है इसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी करी थी, एक मॉलिक्यूल के लिए जो स्पीड निकालते हैं, कितनी निकाली थी, 3 kBT बट्टे में M, 3 kBT बट्टे में M। और ये किसके लिए निकाली थी, एक मॉलिक्यूल की स्पीड निकाली थी। तो दैट मीन्स वो एक मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहा था।
समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो एक मॉलिक्यूल के लिए वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली थी और ये 1 मोल के लिए है ना, R मतलब 1 मोल के लिए, K भी दिख गया तो 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। अगर मुझे यहाँ पे R दिख गया तो समझ जाइए 1 मोल मॉलिक्यूल है। कांसेप्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। मुझे पता है आज की क्लास में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो चुके हैं। आप सोचिए इनका डेरिवेशन कराऊँगा तो और कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा-सा डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी हाँ, एग्ज़ाम में अगर ये फॉर्मूलाज़ याद नहीं आते हैं, तो बस कुछ नहीं करना होता है, इनके फॉर्मूलाज़ को ना आपस में कंपेयर कर लो। Vrms कितना होता है? आप सभी जानते ही होता है, अभी पढ़ा 3RT बट्टे में M। दूसरा हमें क्या दिया है? एवरेज दिया है। एवरेज का फॉर्मूला जल्दी से बताएँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड? एवरेज दिया ना? हाँ, तो यूएवी कितना पड़ा था एवरेज स्पीड का? ये पड़ा था अंडर रूट कितना? 8RT बट्टे में पाई एम। जब भी एग्ज़ाम में ना याद आ रहा हो, बस यही फ़ॉर्मूले को ध्यान में रखना। इन फ़ॉर्मूले को भी याद रखोगे तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ तो अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। ठीक है? बस इनको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करोगे तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे आरटी, आरटी कट गया, एम से एम कट गया, पाई बचा। ठीक है? जो वैल्यूज़ बची बस उनको सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। बहुत सरल है। ठीक है? एग्जाम में भूल जाते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने फॉर्मुलेज याद नहीं होते हैं, तो मेन फॉर्मुला तो एटलीस्ट याद कर सकते हैं और ये डायरेक्ट याद भी होते हैं कि वी आर एम एस बराबर अंडर रूट 3 RT बट्टे में एम होता है, यू ए वी बराबर कितना होता है अंडर रूट 8 RT बट्टे में एम होता है। ऐसी मोस्ट प्रोबेबल कितना होता है, तो म्यू एम पी बराबर कितना होता है अंडर रूट 2 RT बट्टे में एम होता है। तो ये फॉर्मुला इस बार बार रिवाइज करेंगे तो ही याद। खैर आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा बिहेवियर ऑफ रियल गैस, जिसमें हम डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, जिसमें हम रियल गैस आइडल गैस क्या होती है, उनका डेविएशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गया, इसके अलावा रियल गैस इक्वेशन हो गई और लास्ट टॉपिक बचेगा लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। मुझे फिर भी नहीं लग रहा कि कल की क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, बट हाँ कल चाहे थोड़ी क्लास लेंथी लेनी पड़े, बट मैं टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा के ही रहूंगा। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड